हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 साइंस के बायोलॉजी भाग से एक महत्वपूर्ण चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के टॉप एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं वह व्यापम के द्वारा सभी परीक्षाओं के माध्यम से पिछले ईयर्स में पूछ लिए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन आपके टॉप एमसीक्यूज है ना, वह एमपीएसआई, जेल प्रहरी, वन रक्षक यानी कि सभी टीचिंग एग्जाम जो कि व्यापक द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उन क्वेश्चनों को समावेश किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज है ना, वह एमपी टेट वर्ग 2 साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस के भाग से जो भी साइंस पूछी जाती है उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स सिर्फ हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले होते हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फ्रेंड्स, सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने से ही हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना। क्वेश्चन है, गैसीय विनिमय होता है पर्णरंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, मूल सतह द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। तो जो गैसीय विनिमय होता है ना, वह पर्णरंध्र के द्वारा होता है। पर्णरंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में स्टोमेटा के द्वारा गैसीय विनिमय होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एडम एप्पल किसमें पाया जाता है? फ्रेंड्स, जो एडम एप्पल होता है ना, वह भैंस में, कुत्ते में, मादा मनुष्य में, नर मनुष्य में, ठीक है। तो जो एडम एप्पल होता है फ्रेंड्स, वह मादा मनुष्य में पाया जाता है, जैसे कि फीमेल में, मनुष्यों के फीमेल में पाया जाता है। यह कंठ के बीच में एपिग्लोटिस और कंठ के बीच का पाया जाता है, ठीक है, जिसे एडम एप्पल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वासनाल तथा श्वसनियों में उपस्थित होते हैं सी आकार के उपास्थि छल्ले, पूर्ण उपास्थि छल्ले, पूर्ण काइटिन के बने छल्ले, ओ आकार की काइटिन के छल्ले। तो फ्रेंड्स, श्वासनाल एवं श्वासनियों में उपस्थित होते हैं उन्हें उपास्थि के छल्ले कहते हैं, जिनकी आकार सी आकार के समरूप होता है, इसलिए इन्हें सी आकार के उपास्थि के छल्ले कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय किसमें होता है? श्वास नली में, श्वसनिकाओं में, श्वसनियों में, वायुकोश में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें गैसीय विनिमय होता है, लेकिन जो फेफड़ों की यूनिट होती है, इकाई होती है ना, मतलब जिनसे हमारे फेफड़े छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम वायुकोश कहा जाता है, वायुकोश कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एल्वियोलाई भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। फेफड़ों में गैसीय विनिमय वायु कोशों के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है जो श्वसन गैस को रुधिर द्वारा संचालित करता है? लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन संचालित करती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करती हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करने के लिए हमारी प्लाज्मा काम करती है और ऑक्सीजन को संचालित करने के लिए हमारे आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं काम करती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन संचालित करती हैं और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ये भी गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, दोनों लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करती हैं। फ्रेंड्स, सा नंबर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संचालित करती हैं। तो यहाँ पे द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, लाल रुधिर कणिकाएं हमारी जो होती हैं ना, वह ऑक्सीजन को संचालित करती हैं, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और जो प्लाज्मा, रुधिर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक लाल रुधिर कणिकाएं और दूसरी प्लाज्मा, ठीक है।
तो प्लाज्मा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संचालन होता है और लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन मतलब स्थानांतरण या फिर क्या बोलते हैं उन्हें संचरण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। धनु स्तंभ, डमा, पीलिया, पेचिस। तो फ्रेंड्स ये पेचिस जो होता है वो आंत से संबंधित होता है और पीलिया जो होता है लीवर से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ब नंबर है ना डमा, यह श्वसन सिस्टम से संबंधित होता है, इससे फेफड़े में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वह मतलब कि श्वसन किस मार्ग से जाता है उसे क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा क्रम सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखते हैं। कंठ, श्वास नली, एल्यूविलाई, फेफड़े। गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एल्यूविलाई सबसे लास्ट में होना चाहिए। एल्यूविलाई सबसे लास्ट में वायु कोष्ठक होते हैं। नॉस्ट्रिल, कंठ, श्वास नली, फेफड़े, यह भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मुख, ये भी गलत हो जाएगा। मुख से सांस लेने का कोई वो नहीं होता, नाक से सांस लिया जाता है। ठीक है ना, नॉस्ट्रिल, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। तो द नंबर यहाँ पे द नंबर की श्रेणी सही हो जाएगी। सबसे पहले जो रक्त होता है, जो वायु होती है ना, वह नॉस्ट्रिल में जाती है, इसके बाद कंठ में, कंठ से होते हुए ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे द नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है। तो जो श्वसन में डायफ्राम हमारा बहुत ज़्यादा सहायता करता है। डायफ्राम यानी कि जो वक्षीय पिंजरे के नीचे एक हड्डी नुमा संरचना होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। यह डायफ्राम फ्रेंड्स श्वसन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायफ्राम नहीं होने से श्वसन में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो जो डायफ्राम है ना वह किस दौरान ऊपर धकेल जाता है। तो निःश्वसन की समाप्ति में, जैसे कि हम निःश्वसन यानी निःश्वसन अंदर की ओर सांस को लेना होता है, तो अंदर की ओर सांस लेने की समाप्ति के समय डायफ्राम ऊपर धकेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के फेफड़े छोटे वायु कोषों से बने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के जो वायु कोष होते हैं ना, उन्हें जो फेफड़ों के वायु कोष होते हैं ना, उन्हें वायु कोष्ठिका कहा जाता है। इन्हें इंग्लिश में एल्यूविलाई कहते हैं। यह फेफड़ों की मूल इकाई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की आंत में रहने वाले टेपवर्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन लिया जाता है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये एक तरीके से बस एक बार श्वसन करते हैं, वे श्वसन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मनुष्य की आंत में जो बैक्टीरिया या फिर कीड़े रहते हैं उनमें जो श्वसन होता है उन्हें पूछ रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे उन टेपवर्म में जो श्वसन होता है ना वह अवायवीय श्वसन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, हमारी आंत में बहुत प्रकार की टेपवर्म यानी कि बैक्टीरियाज होती हैं जो कि इन्फेक्शन करती हैं, उनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया जाता है और क्रम से दिया है, लेकिन मैं एक चरण में गलत हो गया हूँ, इसे पता लगाएं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन है वह वायु मार्ग यानी कि श्वसन के लिए वायु मार्ग की श्रेणी है, जिसमें से एक को गलत है। एक मतलब कि एक की स्थिति गलत है, उनको पता लगाइए कौन सा हो सकता है। तो नासाद्वार, सबसे पहले नासाद्वार से ही वायु जाती है ना, तो ये सही हो जाएगा। ग्रसनी, ये भी सही हो जाएगा। फिर ब्रोंकियाई दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स। ब्रोंकियाई गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रसनी के बाद श्वास नली आती है और श्वास नली के बाद ब्रोंकियाई, फिर श्वसनिका, फिर फेफड़े, फिर एल्यूविलाई, वायु कोष्ठिका। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है अ नंबर, ये गलत हो जाएगा, इसकी स्थिति सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदमी में
नसिका मार्ग नम श्लेष्मा झिल्ली और बालों के साथ रेखित रहता है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो नासिका मार्ग में जो रोमनुमा संरचनाएं होती हैं वो किस लिए होती हैं। तो ऑप्शन है बाल हमारे शरीर के सभी भागों का आवरण करते हैं, गलत है फ्रेंड्स। बाल हमारे शरीर का सभी भागों में आवरण नहीं करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड देख लेते हैं, वे दोनों संयुक्त रूप से तापमान को नियंत्रित करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाल हमारे तापमान को नियंत्रित नहीं करते हैं। वायु में ली सांस निस्पंदित और नमी युक्त हो जाती है। फ्रेंड्स स नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, वायु में ली गई सांस को निस्पंदित यानी कि छानता है, उसमें से जो धूल के कण भी हमारे सांस के द्वारा सांस में वायु के साथ धूल के कण भी अनेक प्रकार की बैक्टीरिया वायरस भी चले जाते हैं ना, तो उन्हें बालों के द्वारा छन्नित किया जाता है। जैसे कि शुद्ध वायु ही प्रवेश करती है हमारे नासा मार्ग के भीतर, और जो बैक्टीरिया धूल के कण होते हैं उन्हें बालों के द्वारा छान लिया जाता है, और जिससे उनमें धूल के कण और बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और नमी युक्त हो जाती है, नमी भी प्रदान होती है वायु में। ठीक है ना, सो ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन इनमें होता है। कोशिकीय श्वसन इसमें होता है सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में, केवल एक कोशिकीय जीवों में, केवल पौधों की कोशिकाओं में, केवल पशुओं की कोशिकाओं में। फ्रेंड्स तो कोशिकीय श्वसन जो होता है ना, वह फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी जीवों की कोशिकाओं में, समस्त कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन की दर है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जैसे कि कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में है, तो उनमें 1 मिनट में कितनी बार श्वसन लिया जाता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 से 18 बार विश्रामावस्था की अवधि में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस को लिया जाता है एक वयस्क मनुष्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, अंतः श्वसन के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है कि जब हम सांस को लेते हैं अंदर, ठीक है, तो सही क्रम कौन सा है, मतलब जो हवा है हमारी, जो वायु है हमारी नाक में तो जाती है नासा मार्ग में, तो वह किस किस क्रम में होकर किस से होकर गुजरती है, क्रम लगाइए। ठीक है, पहला ऑप्शन है नासा छिद्र, काकल, ग्रसनी, श्वास नली। दूसरा है नासा छिद्र, काकल, ग्रसनी, फेफड़े, नासा छिद्र, श्वास नली, ग्रसनी, कॉकल, वायु कोशिका, नासा छिद्र, ग्रसनी, कॉकल, श्वास नली, फेफड़े, वायु कोशिका। फ्रेंड्स यहाँ पे द ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले हमारी जो वायु होती है नासा छिद्र में प्रवेश करती है, इसके बाद वह ग्रसनी ट्रेकिया में जाती है, फिर कॉकल में जाती है, फिर श्वास नली में जाती है, इसके बाद फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद सबसे छोटी इकाई फेफड़ों की एल्यूविलाई होती हैं, उनमें गैस हवा जो है कि वायु जाती है वायु कोशिका में। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा, सही क्रम यही होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं वो क्या हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गैसों की पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं उन्हें एल्यूविलाई कहा जाता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें कूपिका कहा जाता है। कूपिका ही गैसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, गैसीय विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है, इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है। परासरण, अधिशोषण, अवशोषण, विसरण। फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि हमारी जो श्वसन गैसीय विनिमय होता है ना, वह किस प्रकार से होता है। यहाँ पे पूछा है कि किसकी वजह से होता है, कौन सी प्रक्रिया इसमें भाग आवश्यक होती है। तो जो फ्रेंड्स बता दें यहाँ पे कि विसरण के द्वारा हमारे
फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है। जैसे कि हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, उनमें वायु की कमी होती है, ठीक है ना। जैसे हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे फेफड़ों में गैस कम होते हैं। तो विसरण का नियम है कि जहाँ पे ज़्यादा गैस है, गैस की सांद्रता ज़्यादा है, वहाँ से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों का विनिमय होता है। तो हमारे फेफड़ों में जैसे कि निःश्वसन यानी कि हम गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं ना, तो हमारे फेफड़ों में गैसों की सांद्रता में कमी होती है और हमारे वायुमंडल की गैसों की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो वायुमंडल की सांद्रता जाके सीधे नासा मार्ग के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाती है। यह प्रक्रिया विसरण के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है ना। तो हमारे श्वसन की प्रक्रिया में O2 और CO2 का जो गैसीय विनिमय है वह विसरण की प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाती है। इसका द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के स्टोमेटा रंध्रों के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे फेफड़े हमारे शरीर में गैसीय विनिमय करते हैं, उसी प्रकार से पौधों में रंध्र पत्तियों में रंध्र लगे होते हैं, मतलब स्थित होते हैं। इन रंध्रों के द्वारा पौधों में गैसीय विनिमय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रंध्र का खुलना और बंद होना का कारण है हार्मोनों का प्रभाव, पत्तियों के अंदर गैसों का दबाव, उनके आनुवंशिक संविधान के कारण, रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब का परिवर्तन। तो यहाँ पे जो रंध्र का खुलना और बंद होना, रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं, सहायक कोशिकाएं, उनमें स्फीति दाब मतलब उनका फैलना और सिकुड़ना, जल अवशोषित कर लेती हैं। जब रंध्र की रक्षक कोशिकाएं, तो वह स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और जल जब निर्मग्न कर देती हैं, जल को जब बाहर निकाल देती हैं, तो वह स्फीत पिचक जाती हैं, ठीक है ना। तो जब रंध्रों के रक्षक कोशिकाओं में जल भर जाता है, तो वह स्फीति दाब वहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। और जब रक्षक कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे स्फीति दाब कम हो जाता है, जिससे रंध्र सिकुड़ जाते हैं अथवा रंध्र बंद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं क्योंकि पसलियों और डायफ्राम में ऊर्ध्वामुखी गति होती है। पसलियों में अधोमुखी और आवक गति एवं डायफ्राम में ऊर्ध्वा गति होती है। पसलियों में अधिमुखी गति और डायफ्राम में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति होती है। पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति एवं डायफ्राम में अधोमुखी गति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम वायु को अंदर लेते हैं, इसे अंतः श्वसन कहा जाता है। तो अंतः श्वसन के दौरान जो हमारी पसलियां हैं वह ऊपर की ओर उठ जाती हैं और बाहर की ओर गति करती हैं, ठीक ना, मतलब बाहर की ओर आ जाती हैं, और ऊर्ध्वमुखी सीधे लंबवत वो बाहर की तरफ फूल जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, जिससे हमारे फेफड़े को लिए आवश्यक जगह मिल जाता है वायु को भरने के लिए। और जो डायफ्राम होता है नीचे ना, वह चपटे होके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस चलने में दो क्रियाएं सांस लेना तथा सांस निकालने की होती हैं। ये तो ऑप्शन है, ठीक है। भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, भोजन के टूटने को धीमा करने के लिए, ऊर्जा उपलब्धता को घटाने के लिए, अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि जब हम भारी व्यायाम या फिर अत्यधिक कार्य कर लेते हैं, ठीक है ना, तो श्वसन दर में वृद्धि होती है। जैसे कि हम यानी कि रेस लगाते हैं, ठीक है ना, जब दौड़ लगा के रुकते हैं तो हम कितना अधिक सांस लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अधिक सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम व्यायाम करते हैं या फिर भारी चीज़ व्यायाम करते हैं या फिर रेस वगैरह लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को जल्दी से भरने के लिए
जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ढेर सारी मात्रा में अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिल रही होगी आपके लिए। MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑल टीचिंग एग्जाम में जनरल साइंस के रूप में ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों। ये दोस्तों जो MCQs लाए हैं ना वह व्यापम के द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं, इसलिए फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।